मेवाड़ के पहाड़ियों के बीच बसा यह मैदान आज खून और धूल का समंदर बन चुका था। सूरज की किरणें बादलों के पीछे छिपी हुई थी, मानो युद्ध की भयावहता को देखने से डर रही हो। हवा में तलवारों की खनक, घोड़ों की टापों की गूंज और सैनिकों की चीखें एक भयानक संगीत रच रही थी। इस रणभूमि के केंद्र में थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के गौरवशाली शासक, जिनके सीने में स्वतंत्रता की ज्वाला धधक रही थी। उनके नीचे था चेतक, उनका वफादार घोड़ा, जिसका नीला काला रंग और चमकती आंखें मेवाड़ के योद्धा हृदय को दर्शाती थी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था, यह था एक विचारधारा का संघर्ष। मेवाड़ की स्वतंत्रता और मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के बीच महाराणा प्रताप की सेना में केवल 3000 योद्धा थे, जबकि अकबर की सेना में 20,000 सैनिकों की पूरी टोली थी। बख्तरबंद हाथियों और धनुर्धरों की विशाल फौज के साथ मैदान में उतरी हुई थी। लेकिन मेवाड़ का हर सैनिक जानता था कि उनका राणा कभी हार नहीं मानने वाला है, और चेतक, वह न केवल एक घोड़ा था बल्कि मेवाड़ की आत्मा का प्रतीक था। इस कहानी का सबसे रोमांचक और रहस्यमय मोड़ तब आता है जब एक मुगल सैनिक जफर खान ने चेतक पर एक भाला फेंका। यह कोई साधारण भाला नहीं था, इसकी नोक पर जड़ा था एक हरा नीला पत्थर जो सूरज की रोशनी में चमकता था। मुगल दरबार में फुसफुसाहट थी कि यह पत्थर एक प्राचीन तंत्र था जो किसी भी जीव की आत्मा को जागृत या नष्ट कर सकता था। जब यह भाला चेतक के शरीर को भेदता है तो एक नीली रोशनी उसमें समा जाती है और चेतक की आंखें आग की तरह चमक उठती हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। युद्ध के बीच जब मुगल सेना महाराणा को घेर लेती है, उनके सामने आती है एक विशाल खाई जिसके पार एक नाला बह रहा था, 25 फीट चौड़ा, गहरा और असंभव। कोई घायल घोड़ा इसे पार नहीं कर सकता था। फिर भी चेतक ने वह छलांग लगाई जिसने इतिहास के पन्नों को स्वर्ण अक्षरों से भर दिया था। इस छलांग के पीछे थी एक रहस्यमयी शक्ति। क्या वह नीला पत्थर था, या फिर मेवाड़ की मिट्टी का आशीर्वाद, या चेतक की आत्मा का साहस? यह कहानी उस छलांग की है, उस भाले की है और उस रहस्य की है जो हल्दी घाटी की रातों में आज भी गूंजता है। यह कहानी मेवाड़ के गौरव, एक घोड़े की वफादारी और एक प्राचीन शक्ति की है जो समय की सीमाओं को लांघ चुकी है। आइए इस महाकाव्य में डूब जाएं, जहां वीरता, रहस्य और अलौकिकता का मेल होता है। हल्दी घाटी का मैदान सुबह की पहली किरण के साथ जाग उठा था। मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच बसा यह मैदान आज एक रणभूमि था। हवा में धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे और सूरज की रोशनी बादलों के पीछे छिपकर धुंधली पड़ रही थी। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के बीच खड़े अपनी सेना को प्रेरित कर रहे थे। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, मेवाड़ की मिट्टी ने हमें जन्म दिया है और हम इस मिट्टी की रक्षा करेंगे। आज हम मुगलों को दिखाएंगे कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। महाराणा के दाहिने हाथ में थी उनकी विशाल तलवार जिसका वजन 25 किलो का था। यह तलवार इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए दो साधारण पुरुषों की ताकत चाहिए होती थी। उनके बाएं हाथ में था एक भाला जिसकी नोक चमक रही थी। उनके नीचे था चेतक, उनका वफादार घोड़ा। चेतक का रंग नीला काला था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मेवाड़ के लोग कहते थे कि चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं हो सकता है। उसकी रगों में योद्धा का खून दौड़ता था और उसका हृदय अपने स्वामी के लिए समर्पित था। मेवाड़ी सेना में केवल 3000 योद्धा थे, जिनमें से कई पहाड़ी जनजातियां के थे। उनके पास ना तो मुगलों जितने हथियार थे और ना ही उनकी तरह प्रशिक्षित सेना, लेकिन उनके पास था उनका राणा और उनकी स्वतंत्रता की आग। सामने थी अकबर की सेना, 20,000 सैनिक, बख्तरबंद हाथी और धनुर्धरों की टुकड़ियां। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, एक कुशल सेनापति जो अपने युद्ध हाथी पर सवार था। युद्ध शुरू होता है। तीरों की बौछार ने आसमान को ढक लिया था। तलवारों की खनक और सैनिकों की चीखें ने हल्दी घाटी को एक भयानक रणभूमि में बदल दिया था। महाराणा ने चेतक को तेज किया और सीधे मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक की रफ्तार बिजली की तरह थी। उसने कई मुगल सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल दिया था और महाराणा की तलवार ने कईयों का अंत किया। लेकिन मुगल सेना ने धीरे धीरे मेवाड़ी सैनिकों को घेरना शुरू कर दिया था। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि मेवाड़ी योद्धा एक एक करके थकने लगे थे। महाराणा ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिक राम सिंह को बुलाया और कहा, हमें मानसिंह तक पहुंचना होगा। अगर वह हारा तो मुगल सेना टूट जाएगी। राम सिंह, जो कि एक युवा योद्धा जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी, उसने सिर झुकाया और कहा, राणा, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक मुगल धनुर्धर का तीर उसके कंधे में लगा। राम सिंह गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार उठाई और एक मुगल सैनिक को मार गिराया। महाराणा ने चेतक को और तेज किया। चेतक की सांसें भारी थीं, लेकिन उसका अडिग साहस मुगलों को चौंकाने कर रहा था। तभी महाराणा की नज़र एक मुगल सैनिक पर पड़ी जो भीड़ से अलग खड़ा था।
जो कि भीड़ से अलग खड़ा था। उसका चेहरा क्रूर मुस्कान से भरा हुआ था और उसके हाथ में था एक अजीब सा भाला। वह था जफर खान और उसका रहस्यमयी भाला। वह सैनिक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका नाम था जफर खान, एक गुप्त जासूस जिसे अकबर ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया हुआ था। जफर की कहानी भी कम रोचक नहीं थी। वह मूल रूप से तुर्की का एक योद्धा था जिसे अकबर ने अपने दरबार में भर्ती किया हुआ था। जफर की आंखें सांप की तरह थीं, ठंडी, गणनाशील और खतरनाक। उसकी खासियत थी उसका धैर्य। वह घंटों अपने शिकार का इंतजार करता था और जब वह हमला करता तो उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। जफर के हाथ में था एक अनोखा भाला। इस भाले की नोक पर जड़ा था एक हरा नीला पत्थर जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह पत्थर कोई साधारण रत्न नहीं था। मुगल दरबार में फुसफुसाहट थी कि यह एक प्राचीन तंत्र था जिसे तुर्की की एक जादूगर ने बनाया हुआ था। कहा जाता था कि यह पत्थर किसी भी जीव की आत्मा को जागृत या नष्ट कर सकता था। जफर को यह भाला अकबर ने स्वयं सौंपा था और उसका आदेश था इसे केवल तभी इस्तेमाल करना। जफर ने मैदान में महाराणा को देखा। वह जानता था कि महाराणा को मारना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वह चेतक को निशाना बना ले तो महाराणा की ताकत आधी हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को तेज किया और चेतक की ओर बढ़ा। युद्ध के कोलाहल में उसकी चाल किसी को दिखाई नहीं दी। चेतक उस समय एक मुगल सैनिक को अपने पैरों तले कुचल रहा था। महाराणा की तलवार हवा में लहरा रही थी और हर वार के साथ एक मुगल सैनिक को ढेर कर रहा था। जफर ने सही मौका देखा। उसने भाला हवा में उठाया और पूरी ताकत से चेतक की ओर फेंका। भाले की चमक ने सभी का ध्यान खींचा। यह इतनी तेजी से हवा में चला कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई तारा धरती पर गिर रहा हो। महाराणा ने खतरे को भांप लिया। उन्होंने चेतक को दाईं ओर मोड़ा, लेकिन भाला चेतक के पिछले पैर में गहराई तक धंस गया। खून की धार बहने लगी और चेतक की रफ्तार धीमी पड़ गई। मेवाड़ी सैनिकों में हड़कंप मच गया। राम सिंह, जो अभी भी अपने घाव के बावजूद लड़ रहा था, चिल्लाया, राणा, चेतक को बचाइए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। भाले के उस पत्थर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। यह रोशनी चेतक के शरीर में समा गई और उसकी आंखें और चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई नई शक्ति आ गई हो। जफर खान ने यह देखकर अपनी मुस्कान खो दी। वह मंत्रमुग्ध सा खड़ा हो गया। उसने सोचा था कि यह भाला चेतक को तुरंत मार देगा, लेकिन इसके बजाय चेतक और मजबूत हो गया था। उसने अपने घोड़े को तेज किया और चेतक का पीछा किया। चेतक की सांसें भारी थी। भाले का जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसका पिछला पैर अब कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसका हृदय अभी भी अपने स्वामी के लिए धड़क रहा था। महाराणा ने चेतक के गले को सहलाया और कहा, चल मेरे भाई, हमें अभी हार नहीं माननी है। उनकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास भी था। चेतक ने मानो महाराणा प्रताप की बात समझ ली। उसने अपने घायल पैरों को जमीन पर टिकाया और फिर से दौड़ना शुरू किया। उसकी हर सांस में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेवाड़ी सैनिकों ने बाद में कहा कि उस चमक में कुछ अलौकिक था, मानो चेतक केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि मेवाड़ की आत्मा का प्रतीक बन गया हो। मुगल सेना अब चारों ओर से घेरातंग कर रही थी। उनके धनुर्धरों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी थी और उनके बख्तरबंद हाथी मेवाड़ी सैनिकों को कुचल रहे थे। महाराणा ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पीछे हटो और पहाड़ियों में शरण लो, मैं मान सिंह को रोकूंगा। लेकिन तभी राम सिंह ने चिल्लाकर कहा, राणा, सामने एक खाई है, उसे पार करना असंभव है। महाराणा ने उस ओर देखा। सामने थी एक विशाल खाई जिसके पार एक नाला बह रहा था। नाले की चौड़ाई थी 25 फीट और उसकी गहराई अथाह। पानी इतना तेज था कि कोई सैनिक उसे तैर कर पार नहीं कर सकता था। वे जानते थे कि अगर राणा उस खाई की ओर गए तो वे मुगल सेना के हत्थे चढ़ जाएंगे, लेकिन महाराणा का जवाब था, मेवाड़ कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने चेतक की ओर देखा और उनकी आंखों में विश्वास था। चेतक ने भी अपने स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर खाई की ओर बढ़ा। खाई के किनारे पर खड़े चेतक ने अपने घायल शरीर को संभाला और उसका पिछला पैर अब पूरी तरह से लंगड़ा चुका था और खून की धार अभी भी बह रही थी। भाला उसके शरीर में धंसता जा रहा था और उसका जहर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन चेतक की आत्मा अडिग थी। महाराणा ने चेतक के कान में फुसफुसाया, अगर तू मुझे आज बचा लेगा तो मैं तुझे मेवाड़ का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। उनकी आवाज़ में दर्द और आशा का मिश्रण था। चेतक ने एक हल्की सी हिनहिनाहट की, मानो वह कह रहा हो, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा मेरे स्वामी। मुगल सैनिक अब करीब आ रहे थे। जफर खान, जो चेतक का पीछा कर रहा था, उसने एक और भाला उठाया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम बच नहीं सकते राणा, यह तुम्हारा अंत है। लेकिन चेतक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने पीछे घायल पैरों को जमीन पर टिकाया और फिर उसने वह छलांग लगाई जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। जैसे ही चेतक हवा में उड़ा, उसके चारों ओर एक हल्की सी नीली आभा दिखाई दी। मेवाड़ी सैनिकों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने चेतक के पीछे एक धुंधली आकृति देखी।
शायद कोई प्राचीन योद्धा की आत्मा या मेवाड़ की रक्षक शक्ति। यह आकृति एक क्षण के लिए प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। चेतक ने 25 फीट की खाई को पार किया और नाले के उस पार सुरक्षित उतर गया। उसकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि मुगल सैनिक स्तब्ध रह गए। जफर खान का भाला हवा में ही रह गया और वह अवाक होकर चेतक को देखता रह गया। महाराणा ने चेतक को सहलाया और कहा, तूने यह कर दिखाया मेरे भाई। लेकिन चेतक की सांसें अब और भारी हो रही थी। वह जंगल की ओर बढ़ा जहां वह अपने स्वामी को सुरक्षित ले जाना चाहता था। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे चेतक रुक गया। उसका शरीर अब कांप रहा था। भाले का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और उसका पिछला पैर अब पूरी तरह से बेकार हो गया था। महाराणा ने चेतक को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। तूने बचा लिया मेरे भाई, उन्होंने ऐसा कहा। तूने मेवाड़ का गौरव बचाया है। चेतक ने आखिरी बार अपनी स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में वह नीली चमक थी। उसने एक हल्की सी हिनहिनाहट की और फिर शांत हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आत्मा मेवाड़ की मिट्टी में समा गई। महाराणा ने अपने सबसे वफादार साथी को खो दिया था। उन्होंने चेतक के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, तू हमेशा मेरे साथ था, साथ रहेगा। चेतक, तू मेवाड़ की आत्मा है। मेवाड़ी सैनिक जो अब तक जंगल पहुंच चुके थे, चेतक की मृत्यु देख कर रो पड़े। राम सिंह, जिसके कंधे में अभी भी तीर धंसा था, उसने कहा, चेतक कोई घोड़ा नहीं था, वह एक योद्धा था। युद्ध के बाद मेवाड़ी सैनिकों ने चेतक की समाधि बनाई। उन्होंने उस भाले को निकाला, लेकिन आश्चर्य की बात वह थी, वह नीला पत्थर गायब हो चुका था। कुछ सैनिकों का मानना था कि जफर खान ने उसे चुरा लिया था। दूसरों का कहना था कि वह पत्थर चेतक की आत्मा के साथ विलीन हो गया था। मेवाड़ के एक बूढ़े पुजारी, जिन्हें लोग बाबा जोगी कहते थे, उसने एक रात सपने में चेतक को देखा। चेतक ने उन्हें बताया कि वह पत्थर कोई साधारण तंत्र नहीं था, बल्कि मेवाड़ की प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। यह पत्थर केवल उसी को अपनी शक्ति देता था जिसका हृदय शुद्ध हो। बाबा जोगी ने अगले दिन मेवाड़ी सैनिकों को यह सपना सुनाया। उन्होंने कहा, चेतक ने उस पत्थर की शक्ति को अपने भीतर समा लिया। वह अब मेवाड़ की रक्षा करता है। जफर खान, जो उस भाले को लेकर अकबर के दरबार में वापस लौटा, एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया था। उसकी त्वचा पर नीले निशान उभरने लगे थे और वह रातों को चेतक की हिनहिनाहट सुनता था। वह डर के मारे पागल सा हो चुका था। एक रात वह अपने तंबू से गायब हो गया। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक नीली आभा देखी थी और उसके बाद जफर का कोई नामो निशान नहीं मिला। मुगल दरबार में यह खबर फैल गई कि जफर को मेवाड़ की किसी प्राचीन शक्ति ने नष्ट कर दिया। कुछ दरबारियों ने कहा कि यह उस नीले पत्थर का श्राप था। मेवाड़ के लोक गीतों में चेतक की कहानी आज भी गाई जाती है। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को बताते हैं कि हल्दी घाटों की रातों में जब चांद पूरा होता है, उस नाले के पास एक नीली आभाएं दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह चेतक की आत्मा है जो आज भी अपने राणा की रक्षा करती है। एक गांववासी, जिसका नाम किशन था, उसने दावा किया कि उसने एक रात चेतक को देखा। वह एक नीले काले घोड़े के रूप में जंगल में दौड़ रहा था और उसके पीछे एक नीली आभा थी। किशन ने कहा, वह कोई भूत नहीं था, वह चेतक था जो मेवाड़ की रक्षा करने के लिए आया हुआ था। युद्ध में शामिल कुछ मेवाड़ी सैनिकों की कहानियां भी इस महाकाव्य का हिस्सा हैं। राम सिंह, जो चेतक की छलांग का गवाह था, बाद में मेवाड़ के गांव-गांव में यह कहानी सुनाता था। उसने बताया कि चेतक की छलांग के समय हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो समय रुक सा गया हो। एक अन्य सैनिक, किशन, उसने दावा किया कि उसने उस नीले पत्थर को पहले भी देखा हुआ था, मेवाड़ के एक प्राचीन मंदिर में जो अब खंडहर हो चुका था। उसने बताया कि वह मंदिर मेवाड़ के रक्षक देवता की है, जो कि एकली गंजी को समर्पित था। अकबर को जब चेतक की छलांग की खबर मिली, वह तो स्तब्ध रह गया था। उसने अपने दरबारियों से उस नीले पत्थर के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता था। कुछ दरबारियों ने कहा कि वह पत्थर मेवाड़ की प्राचीन शक्ति का हिस्सा था, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था। अकबर ने अपने जासूसों को आदेश दिया कि वे उस पत्थर की खोज करें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। महाराणा प्रताप ने चेतक की मृत्यु के बाद एक संकल्प लिया, वह मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराएंगे। उन्होंने चेतक की समाधि पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर साल मेवाड़ी लोग अपने वीर घोड़े को श्रद्धांजलि देने आते हैं। महाराणा प्रताप ने चेतक को मेवाड़ का सबसे बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने एक शिलालेख बनवाया जिसमें चेतक की वीरता और उसकी 25 फीट की छलांग का वर्णन था। यह शिलालेख आज भी हल्दी घाटी में मौजूद है। चेतक की कहानी मेवाड़ के हर बच्चे की जुबान पर है। उसकी वीरता, उसका साहस और उसकी वफादारी आज भी मेवाड़ के लोगों को प्रेरित करती है। हल्दी घाटी की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी गाथा है जो साहस, वफादारी और रहस्य का प्रतीक है। चेतक, एक घोड़ा जिसने अपने स्वामी के लिए असंभव को संभव करके दिखाया था, आज भी मेवाड़ की मिट्टी में जीवित है।
उसकी 25 फीट की छलांग और हल्दी घाटी की रातें, ये सब हमें सिखाते हैं कि सच्चा वफादारी और साहस समय की सीमाओं को लांघ सकता है। आज जब आप हल्दी घाटी के उस नाले के पास जाएं तो शायद आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दे। शायद वह चेतक हो जो अपनी नीली आभा के साथ मेवाड़ की रक्षा कर रहा हो। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित है जो स्वतंत्रता और साहस में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।